हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी नेगी, राजनीति विज्ञान विभाग, पीएनजी पीजी कॉलेज रामनगर नैनीताल से। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ देश की वे वीरांगनाएं जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो लड़ाई लड़ी उसमें मोर्चा संभाला। इसमें से कई नाम ऐसे हैं जिसके बारे में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं या सुनते आ रहे हैं, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू। लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिनके विषय में आपने इससे पूर्व नहीं सुना होगा। आइए पढ़ते हैं इनके विषय में। चित्तौड़ की रानी चेन्नम्मा। रानी चेन्नम्मा उन भारतीय शासकों में से हैं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए सबसे पहली लड़ाई लड़ी थी। 1857 के विद्रोह तो आपको पता ही होगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो बिगुल बजा यहीं से बजा है और 33 साल पहले ही दक्षिण के राज्य कर्नाटक में शस्त्रों से लैस सेना के साथ रानी ने अंग्रेजों से लड़ाई की और वीर गति को प्राप्त हुई। आज भी उन्हें कर्नाटक की सबसे बहादुर महिला के नाम से याद किया जाता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विषय में आप पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं और उनके विषय में कई कहानियां भी बनी हुई हैं या उदाहरण स्वरूप भी उनका नाम लिया जाता है। अगर कोई महिला बहुत बहादुरी का काम करती है तो उनसे कहा जाता है कि झांसी की रानी की तरह इन्होंने लड़ाई लड़ी। भारत में जब भी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात आती है तो इनका नाम प्रमुखता से लिया जाता है। झांसी की रानी, शायद ही किसी ऐसे भारतीय के बारे में सुना होगा जो झांसी की रानी के बहादुरी भरे कारनामे सुनते सुनते बड़ा ना हुआ हो। इनके विषय में हम बचपन से ही सुनते आते हैं। झांसी की रानी सन 1957 के विद्रोह में शामिल रहने वाली प्रमुख महिलाओं में से एक थी। रानी लक्ष्मीबाई के अप्रतिम शौर्य के चकित अंग्रेजों ने भी उनकी प्रशंसा की थी और वह अपनी वीरता के किस्सों के लिए किंवदंती बन चुकी थी। बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह के सबसे प्रतिष्ठित चेहरों में से एक है। बेगम हजरत महल की हिम्मत का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने मटियाबुर्ज में जंगे आज़ादी के दौरान नजरबंद किए गए वाजिद अली शाह को छुड़ाने के लिए लॉर्ड कैनिंग के सुरक्षा दस्ते में सेंध लगा दी थी। उन्होंने लखनऊ पर कब्जा किया और अपने बेटे को अवध का राजा घोषित किया। इतिहासकार ताराचंद उनके विषय में लिखते हैं, बेगम खुद हाथी पर चढ़कर लड़ाई के मैदान में फौज का हौसला बढ़ाती रही। अगला नाम है एनी बेसेंट। इनके विषय में भी आपने सुना होगा। एक समाज सुधारक के रूप में भी हम इनको देखते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी और भारतीय होम रूल में अपनी विशिष्ट भागीदारी निभाने वाली एनी बेसेंट का जन्म 1 अक्टूबर 1847 को तत्कालीन यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एवं आयरलैंड के लंदन शहर में हुआ था। भारत आने के बाद भी एनी बेसेंट महिला अधिकारों के लिए लड़ती रही। महिलाओं को वोट जैसे अधिकारों की मांग करते हुए एनी बेसेंट लगातार ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखती रही। भारत में रहते हुए एनी बेसेंट ने स्वराज के लिए चल रहे होम रूल आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भिकाजी कामा। भिकाजी कामा को उनके प्रेरक और क्रांतिकारी भाषणों के लिए जाना जाता है, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए लोगों को जागरूक करने का, उन्हें उत्साहित करने का कार्य किया। भारत और विदेश दोनों में लैंगिक समानता की वकालत करने के लिए इन्हें जाना जाता है। एक वरिष्ठ नेता की तरह उन्होंने महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। 22 अगस्त 1907 स्टटगार्ट जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में कामा ने ध्वज फहराया, जिसे उन्होंने आजादी का प्रथम ध्वज कहा था। आगे हम इसमें नाम देखते हैं सुचेता कृपलानी। भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम चरण था, जब भारत को आजादी मिली थी, इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल रहने वाली सुचेता गांधी जी के करीबियों में से एक थी। उस दौरान वे कई भारतीय महिलाओं के लिए रोल मॉडल बन चुकी थी और स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए सभी लोगों को प्रेरित करती रहती थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता संग्राम में और 1946 और 47 में विभाजन के दंगों के दौरान सांप्रदायिक तनाव शमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई। उन्होंने भारतीय संविधान सभा में वंदे मातरम भी गाया था। अगला नाम हम देखते हैं सरोजिनी नायडू। इनका नाम भी आपने सुना होगा। ज्यादातर जिस तरीके से रानी लक्ष्मीबाई का भी हम बचपन से नाम सुनते आ रहे हैं।
सरोजिनी नायडू कई महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। भारत कोकिला के नाम से भी इनको जाना जाता है। 1930-34 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अगला व्यक्तित्व है, महिला व्यक्तित्व जिसे हम कहेंगे, तो वह है अरुणा आसफ अली। कांग्रेस पार्टी की सक्रिय सदस्य रह चुकी अरुणा आसफ अली न सिर्फ देश की स्वतंत्रता के लिए बल्कि तिहाड़ जेल के राजनीतिक कैदियों के अधिकारों की लड़ाई भी इन्होंने लड़ी। उन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लिया और लोगों को अपने साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई। उनकी लड़ाई के जज्बे के चलते उन्हें कैद कर लिया गया, लेकिन उन्हें जेल की दीवारों में भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने से कोई नहीं रोक पाया। उन्होंने वहां रहकर कैदियों की स्थिति को सुधारने के लिए तिहाड़ जेल के अंदर ही विरोध और प्रदर्शन और हड़तालें शुरू की, जिसके कारण ही तिहाड़ के कैदियों की हालत में सुधार आया और वे बेहतर स्थिति में रहने लगे। अगला नाम हम देखते हैं कमला नेहरू। इनका नाम भी आपने सुना होगा। कमला विवाह के बाद जब इलाहाबाद आई तो एक सामान्य कम उम्र की नई नवेली दुल्हन भर थी, लेकिन समय आने पर यही शांत स्वभाव की महिला लौह स्त्री साबित हुई, जो धरने जुलूस में अंग्रेजों का सामना करती, भूख हड़ताल करती और जेल की पथरीली धरती पर सोती। नेहरू के साथ साथ कमला नेहरू और फिर इंदिरा की प्रेरणाओं में देश की आजादी ही सर्वोपरि थी। कमला नेहरू ने स्वतंत्रता संग्राम में अपने पति जवाहरलाल नेहरू का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने बहुत बड़ी भागीदारी निभाई। डॉक्टर लक्ष्मी सहगल। पेशे से डॉक्टर लक्ष्मी सहगल ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर प्रमुख भूमिका निभाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अटूट अनुयायी के तौर पर वे इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हुई। उन्हें वर्ष 1998 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। अगला नाम हम देखते हैं दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थी। उन्होंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया। वो भारत की आजादी में एक वकील, एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक राजनेता की सक्रिय भूमिका निभाई। अगला हम नाम देखते हैं कनकलता बरुआ। कनकलता असम के सोनितपुर जिले के गौहपुर की रहने वाली थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनकी आयु मात्र 18 वर्ष की थी। स्थानीय लोग उन्हें वीरबाला के नाम से जानते थे। 20 सितंबर 1942 को भारी संख्या में लोग गोहपुर पुलिस चौकी पर एक शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। उनका उद्देश्य पुलिस चौकी पर लगे यूनियन जैक को उतार कर भारतीय झंडा फहराना था। कलकत्तियन जो महिलाएं थे उनके समूह का प्रतिनिधित्व ये कर रही थी और थाने के दरोगा के धमकी देने पर भी वे नहीं मानी और झंडा लेकर बढ़ती रही। आखिरकार वो पुलिस की गोली का शिकार हुई और शहीद हो गई। कल्पना दत्ता। कल्पना दत्ता बंगाल में वामपंथी राजनीति तथा क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय थी। वर्ष 1930 के चटगांव शस्त्रागार लूट में वो सूर्य सेन मास्टरदा के साथ लड़ी थी तथा 1932 में उन्होंने आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। वर्ष 1935 के भारत शासन अधिनियम के बाद राज्यों की स्वायत्तता दी गई, जिसके बाद भारतीय नेताओं रविन्द्रनाथ टैगोर, C.F. एंड्रू तथा महात्मा गांधी ने उनको जेल से छुड़ाने में मदद की तथा वर्ष 1939 में वो जेल से रिहा हुई। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की तथा बंगाल के धोबीपाड़ा में मजदूरों के हक में कार्य करती रही। वे बाद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गई तथा CPI के नेता PC घोष से उन्होंने विवाह किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सरकार ने उनके बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया था तथा 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने का आदेश दिया था, लेकिन वे भूमिगत तरीके से पार्टी तथा आजादी के लिए लगातार कार्य करती रही थी। अगला नाम हम देखते हैं अनुसुईया बाई काले। अनुसुईया बाई काले महाराष्ट्र की थी, परंतु उनका मुख्य कार्य क्षेत्र MP था, मध्य प्रदेश था। वर्ष 1920 में उन्होंने महिलाओं का एक संगठन भागनी मंडल की स्थापना की। इसके अलावा वे अखिल भारतीय महिला सभा की सक्रिय सदस्य रही। वर्ष 1928 में अनुसुईया बाई केंद्रीय प्रांत विधानमंडल की सदस्य नियुक्त हुई और इसके उपाध्यक्ष भी रही, लेकिन शीघ्र ही नमक सत्याग्रह के बाद गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने अपने पद से त्याग दिया तथा गांधी जी की रिहाई के लिए प्रदर्शन करने लगी। उनकी राजनीतिक गतिविधियों के लिए कई बार उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। अगला हम नाम देखते हैं कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चट्टोपाध्याय नमक सत्याग्रह तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन से ही राजनीति में सक्रिय रही। इसके बाद वो लगातार स्वतंत्र
संघर्ष के लिए उन्होंने आंदोलन किया। अपने राजनीतिक संघर्ष के दौरान उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया। जेल से छूटने के बाद वो अमेरिका गई। वहाँ के लोगों को भारत में ब्रिटिश हुकूमत की सच्चाई के बारे में उन्होंने बताया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कमला देवी चट्टोपाध्याय ने अपना समय भारत की कला, संस्कृति तथा दस्तकारी के उत्थान में लगाया। वह सहकारी संगठनों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही। उन्होंने राष्ट्रीय नाट्य अकादमी, संगीत नाट्य अकादमी और भारतीय दस्तकारी परिषद की स्थापना में अपना योगदान दिया। 1955 में कला के क्षेत्र में योगदान देने के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। मीराबेन, अगला नाम हम देखते हैं जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है, वो क्या है? मीराबेन। इनका वास्तविक नाम मेडलिन स्लेट था तथा वो ब्रिटेन के एक कुलीन परिवार से संबंधित थी। मेडलिन ब्रिटिश नेवी ऑफिसर एडमंड स्लेट की बेटी थी। अपने फ्रांस प्रवास के दौरान जब वो फ्रेंच लेखक रोमन रोंडले से मिली और महात्मा गांधी पर लिखी गई उनकी पुस्तक से वह अत्यंत प्रभावित हुई। तभी उन्होंने भारत आने का निश्चय कर लिया। वर्ष 1925 में वह भारत पहुंची और साबरमती आश्रम में रहने लगी। गांधी जी ने उन्हें अपनी बेटी माना और मीराबेन नाम दिया। तब से वह गांधी जी की सहयोगी के रूप में हमेशा साथ रहने लगी। वर्ष 1931 में वह गांधी जी के साथ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेती हैं। वह गांधी जी के विचारों को इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी तथा स्विट्जरलैंड में स्थित समाचार पत्रों को भेजती थी। सरकार ने उन्हें ऐसा करने से रोका, लेकिन वे ऐसा नहीं करती थी। वे इस बात को नहीं मानती थी। लंदन से वापस भारत आने के बाद वह खादी के प्रचार में लग गई और इसके लिए पूरे देश की यात्रा की। यात्रा से वापस आने के बाद सरकार ने उन्हें मुंबई में प्रवेश करने से मना कर दिया था। अगला नाम हम देखते हैं उषा मेहता। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होने के बाद जब सभी मुख्य कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए, तब जिन लोगों ने गुप्त तरीके से आंदोलन को चलाया, उनमें से उषा मेहता का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने मिलकर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान होने वाली सभी घटनाओं को जनता तक पहुंचाया। इन सदस्यों में उषा मेहता के अलावा विठल दास, चंद्रकांत झावेरी, बाबू भाई ठक्कर और शिकागो रेडियो मुंबई के टेक्नीशियन नानक मोटिवानी शामिल थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि आज देश विभिन्न जाति धर्म के आधार पर बढ़ रहा है। लोगों की मानसिकताएं बदल रही हैं, धर्म के प्रति या धार्मिक रूप से ज़्यादा संकीर्ण होते जा रहे हैं। आप देखेंगे कि जितने भी व्यक्तित्व हमने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पढ़े या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जो वीरांगनाएं हैं, उनका जो हमने अध्ययन किया, वे हर जाति, हर धर्म से, हर क्षेत्र से संबंधित हैं भारत के। और इन्होंने पूरी तल्लीनता के साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रतिभाग किया और अपने प्राणों की भी इन्होंने बिल्कुल परवाह नहीं की। आशा है कि आज का यह स्पेशल वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।